जो फैसिलिटेट कर रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी, बाकी पार्टिसिपेंट की तरफ से तो शायद आप लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है, तो मुझे बताते जाइएगा कि मेरी प्रेजेंटेशन अब विजिबल है। जी सर, विजिबल है। जी जी, ये एक आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा तारुफ मैडम ने करवा दिया है। मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। अ, हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले एक ज़माने में मैंने काम किया था, तो हम उसे कहते थे, तो एक ऐप डेवलप कर रहे थे जिसके बाद बड़ी ऐप डेवलप हुई है, उसको कहते थे मॉनिटरिंग ऑफ द मॉनिटर्स। तो ये जो टीचिंग ऑफ द टीचर्स है ना, ये ज़रा एक मुश्किल काम है, क्योंकि माशाल्लाह आप सारे उस्ताद लोग हैं, और इन सारी जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को खुद पढ़ाते होंगे। बहरहाल मैं अपने तई ये कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक मुझे दिया गया मैं उसके साथ कुछ चीज़ें आपके साथ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, कुछ लॉ की बुनियाद के ऊपर शेयर कर सकूं। मैंने सोचा था इसमें कुछ एग्जाम्पल शामिल करने का, कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैंने लिए, लेकिन फिर बवजह क्योंकि वो हरासमेंट के इश्यूज थे, तो फिर मुझे लगा कि शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि खाली एक्ट की प्रीव्यू की हद तक है। तो हम आई थिंक कुछ ना कुछ Q&A का अगर इसमें आप लोगों के सेटअप में शामिल हुआ तो उसमें देख लेंगे। ये मैं प्रेजेंटेशन ऑपरेट करने में एक वीडियो प्ले करता हूँ आपके साथ। ये एक तारफी वीडियो है जो कि मेरा ख्याल है उस दैट विल सेट द स्टेज फॉर द एक्ट दैट वी वांट टू गो थ्रू। सर, आपने जब अपनी विंडोज शेयर की हैं तो आप इसमें ऊपर इंक्लूड सिस्टम साउंड होगा, आप वो इंक्लूड कर दें ताकि वीडियो की आवाज पार्टिसिपेंट्स को आ जाए। अच्छा, इंक्लूड सिस्टम सेट, जी मैं एक सेकंड इसको मैडम करवा दूं। ये आप अपनी बात जरा दोबारा बयान करेंगी मैडम? सर, जहाँ से हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना टीम्स में, जी जी। विंडोज या स्क्रीन शेयर करते हैं, वहां ऊपर एक ऑप्शन आ रही होती है, टॉगल स्विच होता है, इंक्लूड सिस्टम साउंड। तो टूल नहीं है हमारे पास। नहीं, वो कह रही है इंक्लूड सिस्टम साउंड का एक ऑप्शन है, ये मैंने ओपन तो किया हुआ, मेरे कंप्यूटर वाले कुलीग भी साथ हैं थे, मैंने इसलिए उनको रिक्वेस्ट की थी कि कई दफ़ा ऑनलाइन चीज़ों में ये ग्लिच आ जाते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मैडम लेके चलें, क्योंकि मैं वीडियो जरूर दिखाना चाह रहा था। मैंने ओपन तो कर लिया जो आपने फरमाया था। इसके अंदर कौन से वाला आइकॉन है? सर, मैंने ना आपको पिक्चर भेजी है व्हाट्सएप पे, जरा प्लीज चेक करें। आप बेशक सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर लें, ऑफ करके दोबारा शेयर कर लें, आपको ऑप्शन शो हो जाएगा ऊपर। ठीक है। हाँ ये जी, इंक्लूड साउंड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, इसको शुरू से प्ले करेंगे। हम्म। आई होप कि आवाज भी अब आ रही होगी। जी सर, आ रही है। Understanding violence and harassment in the world of work. This video is a helpful guide for employers and HR professionals to understand and address the widespread problem of violence and harassment in the workplace.
It aims to provide a clear understanding of the subject and demonstrate how to use a toolkit for conducting self-assessment effectively. But what does violence and harassment in the world of work actually mean? Violence and harassment in the world of work encompass a wide range of unacceptable behaviors, threats, or repeated occurrences that cause physical, psychological, sexual, or economic harm. The underlying drivers of violence and harassment are deeply ingrained social and gender norms, behaviors, values, and cultural practices that perpetuate inequality. In hierarchical work environments with power dynamics, the likelihood of tolerating or encouraging misconduct is heightened. To foster a safe workplace, HR professionals, companies, chambers of commerce, and industry associations committed to gender equality are urged to take practical steps in creating a safe work environment. Our toolkit provides this guidance using an intersectional, survival-centered approach. Creating a safe work environment is both the right thing to do and the smart thing to do. It creates a more productive workplace with lower absenteeism, turnover, and higher employee satisfaction. It also demonstrates leadership and is a moral and ethical duty. A 2018 Deloitte study showed that workplace sexual harassment is estimated to impose $2.62 billion in lost productivity, which represents the loss of gross domestic product imposed by workplace sexual harassment. Let us take you through our comprehensive toolkit on violence and harassment in the world of work and its practical application. The toolkit provides clear definitions, key concepts, and real-life examples to deepen the understanding of private sector companies on how to respond to and prevent violence and harassment at work. With the buy-in from senior management as the starting point, the legal frameworks and international standards included make this resource a must-have for HR, gender focal points, legal departments, and environmental teams responsible for ensuring the safety and well-being of a company's workforce in the Arab states. Companies can now rely on UN Women and ILO's self-assessment tool for violence and harassment in the world of work. Why are we using an intersectional approach? An intersectional approach recognizes that some individuals face higher risks of workplace violence and harassment due to their intersecting identities. Accordingly, this approach aims to address unique needs and ensures equal protection for all stakeholders, regardless of social groups. What is a survivor-centered approach? A survivor-centered approach focuses on survivors' rights, needs, and wishes, aiming to ensure safety, prevent harm, and protect their privacy. It involves providing ongoing personalized support, including psychological assistance, medical care, and paid leave, aligned with survivors' preferences and needs. Create a positive work environment. Stand against violence and harassment. जी, ये वीडियो एक यूएन वुमेन की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका मकसद ये था कि इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लिया जाए कि ये जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, ये कोई आप सारों के इल्म में ही है, कोई लिमिटेड टू पाकिस्तान या पंजाब नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ख़वातीन की वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा सुना होगा कि सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच है। तो ये जो हमारा लॉ है जिसको हम आज देख रहे हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 का, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो इसके अंदर भी सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच है। ये ज़रा उस एंगल से बना हुआ है कि सर्टन जो ग्रुप्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं, वो ज़्यादा प्रोन है कि वहाँ पे उनके साथ इस किस्म का जुल्म किया जा सकता है। तो हाउ ये लॉ फिर उसके अंदर पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि उनके साथ फिर जो उसके परपेट्रेटर्स हैं उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जाएगा। मैडम, क्योंकि मेरा आपकी टीम के साथ फर्स्ट लेक्चर है, मुझे थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी एट द बिगिनिंग कि आप मुझे गाइड कर दें कि आप हाउ यू वुड लाइक टू गो अबाउट इट। ये माजरत, मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, तो मैंने ये बात आपसे लेक्चर से पहले करनी थी, मैं कर नहीं पाया।
कुछ हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंटल मजबूरी एक ऐसी आ गई। तो क्या हम इसमें Q&A करेंगे और कुछ ना कुछ दरमियान में भी आपके पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वीडियोस तो सारों की ऑफ है। थोड़ा आप गाइड कर देंगी? सर हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन एंड पे रखा है कि एंड पे अगर किसी ने क्वेश्चंस करने हुए तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी, वो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। और उसको अगर आप आप सेंटर दरमियान में लेवल पे चाहते हैं आप तो आप बता सकते। जी, और आप उनको फिर उनको मॉडरेट आप कर रही होंगी या मैं करूंगा? नहीं नहीं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी, जैसे वो हैंड रेज करेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसमें अब सबसे पहला जो किसी भी एक्ट के अंदर आप देखते हैं, और वो जरा अहम और गौर से देखने वाला सेक्शन होता है, वो उसकी डेफिनेशंस का होता है। तो वो इसको हम कोशिश करते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 आवर है। तो हम इसको जल्द से जल्द इसको साथ साथ थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कहीं पे मैं अगर जरा ज्यादा तेज से स्किप कर रहा हूँ तो टुवर्ड्स द एंड फिर हम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आप हमारे कोलीग्स के कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख वहां पे होल्ड कर लें। सो द एक्यूज मीन्स एन एम्प्लॉय or an employer of an organization against whom complaint has been made under this act। अब 3 इसके फैसेट हैं जी। इसके अंदर एक रोल एम्प्लॉयर का है, एक एम्प्लॉई का है, और एक इसके अंदर समझ लें रेगुलेटर का रोल है, जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज परफॉर्म कर रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन इस एक्ट के अंदर अगर वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बना है तो वहां पे जो मैनेजमेंट है वो भी इस किस्म का रोल अपना लेगी। तो एक्यूज ने बताया है कि वो कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है और एम्प्लॉयर भी हो सकता है, ये काम किसी की तरफ से भी किया जा सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत, वो मेरे मौजूदा लेबर डिपार्टमेंट से लिंक है। तो मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ कि जो जो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूनियंस एसोसिएशंस बनती हैं, वो कई दफ़ा एक इदारे में एक से ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर ये सवाल आता है कि जी फिर उनको उनमें से कौन बंदा होगा जो नुमाइंदा तस्वर किया जाएगा। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा लीड में हो उनका फिर आपस में एक रेफरेंडम कराया जाता है, और उसके रिजल्ट में एक विनर बनता है जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है। तो उसके पास फिर वो ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक मैंडेट आ जाता है कि वो ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल दी एम्प्लॉयज वो कलेक्टिव बार्गेन एजेंट के तौर पे काम करता है। वो उसकी जो गुफ्तो शनीद है वो एक लीगल डोमेन के अंदर आ जाती है, उसको नुमाइंदा मान लिया जाता है बाकी सारों का भी। जो लोग उसकी यूनियन में नहीं है उनकी बात को भी वो वहां पे रिप्रेजेंट करता है। कोड से मुराद एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आगे मैं आपको एक नजर दिखाऊंगा। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बार बार हम देखते हैं, मींस द अथॉरिटी एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो मैनेजमेंट इनको बकायदा इसके अंदर लगाना है। फिर कंप्लेन मींस any person complainant means any person who has made a complaint to the ombudsperson or to the inquiry committee on being aggrieved by an act of harassment, and shall include a former employee who has been removed or dismissed from service or has resigned, and a parent or guardian where the complainant is a minor। सो कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, अगर कोई माइनर है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन वो भी अगर वहां पे है या वैसे ही उस वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में आया हुआ है, तो कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। जो कि 2 एंटिटीज हैं जिनको, या वो इंक्वायरी कमेटी को करेगा, तो आप देखेंगे इस एक्ट में कि हर जगह पे इंक्वायरी कमेटी एज पर लॉ बनी होनी चाहिए, और ombudsperson पर्सन भी एक इदारा है जो इस चीज को लेके आगे चलेगा, देखेगा मुख्तलिफ जगहों पे। ये अब आप डेफिनेशन में आ गए, हम एम्प्लॉयज पे आ गए हैं। सो एम्प्लॉयज इंक्लूड्स अ रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। अब उसकी वो जितनी भी टाइप हो सकती हैं वो लॉ के अंदर वो सारी की सारी बयान कर दी गई हैं। इसकी कुछ ऐसी डिटेल है जो कि शायद आप लोगों से रेलिवेंट नहीं है, तो उसमें फिर मैं नहीं जा रहा। Employer in relation to an organization means any person or body of persons, whether incorporated or not, who or which employs workers in an organization under a contract of employment or in any other manner whomsoever, and includes। उसके बाद अब उसकी आगे रोमन 1 2 3 के अंदर डिटेल्स बता दी गई हैं। वो अब एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको अगर हम वन वर्ड कहें तो ये बेसिकली मैनेजमेंट के जितने लोग हैं वो सारे के सारे, जो आपके यहाँ पे भी कॉलेजेस और इनकी भी मैनेजमेंट बनती है, तो वो यहाँ इदारे के जो चलाता है वो भी एक हेडमास्टर होता है स्कूल के इदारों में, या प्रिंसिपल होता है। तो वो सारे, या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें। The authority in relation to an organization, group of organization run by or under the authority of any ministry, department, federal government or provincial government appointed in this behalf, or where no authority is appointed, the head of the ministry or department as the case may be। तो अगर बना लिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो तो फिर है ही है।
फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है, 4 6 पे जंप कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर हु और विश अंडरटेक्स टू प्रोक्योर द लेबर और सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर यूज बाय अनदर पर्सन। अब यहाँ पे हम आपके स्कूलों में भी जो आउटसोर्सिंग कॉलेजेस में सॉरी हुई हुई है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गवर्नमेंट करने जा रही है, तो फिर उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर का लफ्ज भी इस तरीके से आ गया कि वो भी फिर कवर यहाँ पे हो जाए। ऑफिस बीरर्स ऑफ द डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। 8 के अंदर आप देखेंगे पर्सन डिस्चार्जिंग यानी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी शामिल है। ऑनलाइन वाले भी शामिल है इसके अंदर। ड्वेलिंग प्लेस हॉस्टल्स बनते हैं वो सारे भी शामिल हैं। फिर उसके बाद आप हरासमेंट को डिफाइन किया गया। एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, stalking or cyber stalking or other verbal, visual or written communication or physical conduct of a sexual nature or sexually demeaning attitude, including any gestures or expression conveying derogatory connotation, causing interference with work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work environment, or the attempt to punish the complainant for refusal to comply to such a request or is made a condition for employment. So ये तमाम चीज़ों को एक लीगल पैराडाइम के अंदर उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि जब ऐसा कोई मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो फिर ये मामला इन डेफिनेशंस पे आ जाता है। अच्छा जी, ये वाली बात जो अलेज की जा रही है वो तो हरासमेंट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करती। तो इसके अंदर उन्होंने वो तमाम चीजों को शामिल करने की कोशिश की गई है 1 के अंदर भी। मीटिंग से हम आउट हो गए। उनको भी लुक्स लाइक बेडरूम हमारे बिहाफ पे नहीं, उनकी तरफ से। हमारा तो ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगता है हमारा कनेक्टिविटी का कोई इशू हुआ था जी। आगे आई होप आई एम ऑडिबल अगेन जी। कोई कनेक्टिविटी इशू लग रहा था जी, अब आप ऑडिबल है जी। थैंक यू मैडम। सो जो मैं जैसे बयान करने की कोशिश कर रहा था कि वो लीगली उसको कवर करने की कोशिश की गई है। और आप पार्ट 2 में देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर which may or may not be sexual in nature but which may embody a discriminatory or prejudicial mindset or notion resulting in discriminatory behavior on the basis of gender against the complainant. मैं आप एक्सपीरियंस आई हैव सीन के सारे सारों से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जेंडर के हवाले से इनसेंसिटिविटीज होती हैं, और वो थर्ड जेंडर के हवाले से तो मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं। वो मर्दों में भी हैं और औरतों में भी हैं। इवन जहाँ पे थर्ड जेंडर का जिक्र आता है और कहीं वो बेचारी भी उसकी वो जेंडर की साख है, अगर वो हमारी गवर्नमेंट सर्विस में भी अगर आ जाए
आई हैव सीन एंड मैनी कि वो थोड़ा सा उनकी तरफ जो आप एक हल्का सा आके भी स्मर्क के साथ देखते हैं ना, तो वो भी उसके लिए बहुत हॉस्टाइल है। वो कुछ काम के सिलसिले में उन लोगों के साथ करने का मौका मिला, कहीं ये ऐसे किसी इंटरेक्शन में ये अंडरस्टैंड की कोशिश करनी चाहिए कि वो सेंसिटिविटी हम तौर पे, हमारा स्टार्ट एंड एंड हमारी अपनी जात, हमारा अपना जेंडर होता है, और हम सारे के सारे अपने आप पे कहीं अपने आप को ही विक्टिम समझ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है वो बहुत हल्का हो, यानी वो बहुत कोई स्वीयर किस्म की हरासमेंट ना हो, उसके लिए वो भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जहाँ पे इशारे कर वो ये हैं जो कि नाइसिटी अंदर जाके देखनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बयान कर दी गई, जैसे मैंने बयान किया था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, तो फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या कहेंगे सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल है वो। फिर अब ये इंपॉर्टेंट एक वर्क प्लेस है, means the place of work or any place where services are rendered or performed by professionals including education institution, gigs, concerts, studios, ये सारी courts, highways, sporting facility, gymnasium, building factory, तो एवरीथिंग जहाँ पे भी वर्क हो रहा है वो सारी की सारी इसके साथ लिंक कर दी है। ये एक शेड्यूल है, इसके अंदर भी क्योंकि वो थोड़ा सा बयान किया गया था तो मैंने इसको डेफिनेशन के साथ लिंक कर दिया गया है। The code guidelines for behavior of all employees, including management and the owners of an organization, to ensure a work environment free of harassment and intimidation. अब ये एक हम सारों का कलेक्टिव एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको थर्ड जेंडर की एग्जांपल देके वाजे करने की कोशिश की है। तो हरासमेंट मींस अब ये वाली चीज वहां पे आप देखेंगे एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, वो दोबारा यहाँ पे शेड्यूल के अंदर बता दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो वाली कर दी गई है। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि जब हम एक्ट के अंदर जाए तो मैं एम्प्लॉयर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में भी होंगे, तो भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। It shall be the responsibility of the employer to ensure implementation of this or incorporate the code of conduct for protection against harassment at the workplace as part of their management policy and form inquiry committee referred and designate a competent authority. So जहरी बात है, एक तो इसको कमेटी को एक competent authority उसको डेजिग्नेट करना है। फिर उसके बाद है कि जी दी मैनेजमेंट शैल डिस्प्ले कॉपीज ऑफ द कोड of conduct in English as well as in language understood by the majority of employees at conspicuous place in the organization and workplace within 6 months of commencement of this act. इस पे जी बहुत लैकिंग है। हम इसके अंदर कुछ विमेन डिपार्टमेंट ने कुछ और महकमों ने कोशिश की, बहुत अच्छे किस्म के पोस्टर्स बनाए, वो भी एक डायरेक्टर्स का काम करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जिन जिन इदारों में आप काम कर रहे हैं, एक आज की अगर ये भी लर्निंग हम ले लें कि जी देख लें कि वहां पे अगर ये चीजें डिस्प्ले नहीं है तो कम से कम हम जो इस तरह का गवर्नमेंट के किसी मुतलका जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अम्बर्ट्स पर्सन के ऑफिस से हम रब्ता करें तो वहां से हमें ऐसे चार्ट्स पोस्टर्स, और जो कि इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, हर उस लैंग्वेज में, पोर्टोगली लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, कि वो हम वहां पे कंस्पिकुअस स्पेस पे इसको लगा दे, तो वो भी एक डेटर्स का काम करता है कि अच्छा मैनेजमेंट की इस तरफ निगाह है। और आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहां पे आपको ये लगे हुए मिलेंगे। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी मुराद वही है जहाँ पे लगे मिले, जहाँ पे नहीं लगी उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपनी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर, अब ये करना उनकी जिम्मेदारी है। अब on fear of an employer to comply with the provisions act, an employee of an organization may file before the district court, and having been found guilty, the employee shall be liable to fine which may extend to 100,000 rupees, shall not be less than 25,000 rupees. ये हमारे लॉ में कई दफा ऐसी प्रोविजंस आती हैं जिसको हम देखते हैं कि वो लीगली तो शायद देखने में बाहर ठीक लग रही है, लेकिन उसके जो आउटकम है वो, अब एम्प्लॉय जो है वो मैनेजमेंट के खिलाफ अदालत में चला जाएगा। हालांकि उसको लेबर लॉज भी शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट है वो उसकी तरफ हॉस्टाइल हो जाती है। तो ये काम इस वजह से यूनियन या एसोसिएशन किसी हद तक बेहतर तरीके से कर सकती है। इंडिविजुअल एम्प्लॉई जो है वो रिसीविंग एंड पे, फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ सोसाइटी में, उसमें सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं है, बाकी भी शामिल है।
This provision of this act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. ये भी बड़ा जरूरी है समझना कि अगर हरासमेंट के रिजल्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक हरासमेंट वाली चीजें ही आ रही हों, उसके अलावा हरासमेंट के डिफरेंट फैसेट्स हो सकते हैं। वो फैसेट जो हैं वो किसी और लॉ में भी कवर किए जा सकते हैं। मसलन आप पीपीसी देखें जो पाकिस्तान पीनल कोड है, तो उसके अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हरासमेंट से लिंक बहुत सी चीजों के साथ ऐड हो जाएंगी। फिर आपका साइबर लॉ है, उसके अंदर इसमें स्टॉकिंग का जिक्र था, साइबर स्टॉकिंग का जिक्र था। तो अगर कोई बंदा ऑनलाइन ऐसी चीज कर रहा है, और ऑनलाइन से मुराद ये है कि अगर वो मैसेजेस के जरिए भी हो रही है, चाहे वो मोबाइल मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप मैसेज हैं या कोई किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मैसेज थ्रू की जा रही है, तो और आप इसके पर बहुत ज्यादा ये लिटरेचर डेवलप हो चुका है कोर्ट की तरफ से, वो अल्टीमेटली फिर वो बड़ा इररिफ्यूटेबल एविडेंस बन जाता है। तो वो सारी की सारी आप देखते हैं स्क्रीनशॉट्स और वो सारी चीजें, वीडियोस और वो सारी चीजें फिर कोर्ट प्रोसीडिंग में काम आती हैं। तो ये फिर उन्होंने बताया कि वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हरासमेंट के तहत प्रोसीड किया जा रहा है तो बाकी किसी लॉ के तहत प्रोसीड नहीं किया जा सकता। वो मल्टीपल, फिर वो वाली दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। हरासमेंट की प्रोसीडिंग लीगल अपनी जगह चलेगी, उसके अलावा कोई और लॉ इन्वोक हो गया और उसके तहत एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो वो लहदा से लहदा चले जाएगी। इसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं क्लेम किया जा सकेगा कि अब ये प्रोसीडिंग चल रही है तो दूसरे को रोक दिया जाए। इंक्वायरी कमेटी का जिसका जिक्र हमने पहले सुना था, अब मैंडेटरी है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन शैल कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमेटी विद इन 30 days ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, हर जगह कमेटीज बनी हुई, ये हम रिफ्लेक्ट करें तो कुछ अर्से बाद पता चलता है वो रिडंडेंट हो गई हैं। जिन लोगों को किया गया था वो पोजीशन चेंज हो गई है, बाई नेम कर दी जाती है। बेहतर होता है कि बाई पोजीशन की जाए, क्योंकि बंदे ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में डेजिग्नेशन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो अगर वो डेजिग्नेशन वाइज कर दी जाए तो फिर वो ज्यादा उसकी परपेचुटी रहती है। ऐसी किसी खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल आ जाए तो आपको फिर वो नहीं होता कि अच्छा कमेटी नहीं बनी हुई। The committee shall consist of 3 members, of whom at least 1 member shall be a woman, 1 member shall be from the senior management, and 1 shall be a senior representative of the employees or senior employee where there is no CBA. तो जहाँ पे CBA या कोई एसोसिएशन नहीं है तो वहां पे किसी भी ऐसे मोतदल आदमी को डाला जा सकता है। एक खातून का होना जरूरी है और एक सीनियर मैनेजमेंट का। 3 मेंबर्स की कमेटी है ताकि वो डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली हो सके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन की सूरत में डिसीजन ना रुक जाए। 1 or more member can be co-opted from outside the organization if the organization is unable to designate 3 members from within as described above. अब उसमें सारी बात है, अगर खातून ही नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। फिर नंबर सबसेक्शन 3 जो है 3 का, वो इन केस ऑफ अ कंप्लेन इज मेड अगेंस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी, दैट मेंबर शुड बी replaced by another for that particular case. Such member may be from within or outside the organization. ये फिर उसकी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो फिर जो है वो उसका प्रोसीजर भी बयान किया गया। फिर प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी भी बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि जी एक तो रिटर्न कंप्लेन होगी इसमें सबसे पहले, और फिर इसको देखिएगा ये थोड़ा हिल गया। सबसे पहले जो है जो, सॉरी इसको ठीक कर जी, थैंक यू। So within 3 days of the receipt of the written complaint, number 1, communicate करना है to the accused of the charges and statement of allegation level against him the formal written receipt of which shall be given. वो फिर B पे है, require the accused within 7 days from the date of the charge is communicated to him to submit a written defense, and on his failure to do so without reasonable cause the committee shall proceed ex parte. Inquire into the charge C पे and may examine such oral or documentary evidence in support of the charge or in defense of the accused as the committee may consider necessary, or each party shall be entitled to cross examine the witness against him. ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज्यादा शायद आगाही होगी पीडा के साथ भी। तो पीडा के अंदर भी ये चीजें आप देखते हैं, किसी भी लॉ के अंदर ये चीजें होती हैं। सो वो एनीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाने का मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी हो गया है। वो एलिगेशन ने सब्सटेंशिएट होना है, उसने साबित होना है, और साबित होने के बाद ही उसको कोई सजा मिलनी है, और इवन सजा के बाद भी इंक्वायरी का राइट है। ये हम जब एक एंगल से सोचते हैं तो फिर ये बड़ा कई दफा लगता है अच्छा जी ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, बड़ा सारा है। लेकिन सिर्फ एलिगेशन की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो एस्टेब्लिश्ड है, और उससे कोई बेहतर प्रोसेस अभी तक एज ह्यूमन बीइंग हम डेवलप नहीं कर सके।
सो दैट इज द बेस्ट दैट वी हैव कम अप विद। वो चाहे मर्डर का केस हो, ब्रॉड डे लाइट के अंदर किया गया हो, पूरे मोहल्ले ने उसको देखा हो, इवन देन उसके ऊपर ये सारा प्रोसेस होगा। तो वो समझ बड़ा आता है, अच्छा यार ये तो इतना हुआ तो भाई, लेकिन उसने एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है जहां पे जो डिफेंडेंट है उसको डिफेंड करने का राइट दिया जाएगा, वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। सो किसी एक अथॉरिटी को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का इख्तियार नहीं दिया जाता। वो हमेशा से हमेशा एक कंप्लेनेंट होगा, एक एक्यूज्ड होगा और एक थर्ड पार्टी होगी जो कि उसको डिसाइड करेगी। इन दिस केस वो इंक्वायरी कमेटी है। Subject to the provision of this act, rules made thereunder shall have the power to regulate its own procedure, conduct inquiry, fixing place and time of sitting, apply appropriate child sensitive procedure. अब वो उन्होंने पूरी की पूरी उसकी प्रोविजन बता दी है। अब ए पे देखें, दी स्टेटमेंट एंड अदर एविडेंसेस एक्वायर्ड इन द इंक्वायरी शैल बी कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल। अब आप उनको ये नहीं होगा कि जी जाके कोई बंदा उसको पब्लिक कर दे, वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग हो रही है। और यहाँ पे लॉ में बयान कर दिया गया कि फिर इंक्वायरी कमेटी इस चीज का ख्याल रखेगी कि आपने किसी ऐसे बंदे को साथ कर लिया, और कई दफा उससे बिल्कुल उसकी नोयत ही बदल जाती है। जैसी कोई चीज एक खास एंगल से फिर उसको कुछ लोग पब्लिक करने की कोशिश करेंगे और अपना कोई फेवर लेने की कोशिश करेंगे कि उसकी फिजा ऐसी बना दी जाए। तो ये जो फिर जो इंक्वायरी कमेटी है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। An officer in an organization, if considered necessary, may be nominated to provide advice and assistance to each party. अगर लगता है भाई कंप्लेनेंट जो है उसको ये चीजों को, लीगल प्रोसीजर को नहीं समझता है, या जो एक्यूज्ड है वो नहीं समझती, तो ये सारे के सारे उनको एक ऑफिसर भी दिया जा सकता है, ताकि ये सारी जो मैं बात अभी आपको पहले बयान की है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बुनियाद के ऊपर है, ताकि दोनों पार्टीज को मौका मिले। सी में है, बोथ पार्टीज द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड शैल हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड और अकम्पनीड बाय अ सीबीए, अ फ्रेंड और अ कुलीग। ये उनको दे दिया गया है कि क्योंकि ऐसी किसी सिचुएशन के ऊपर दोनों के ऊपर प्रेशर होगा, कंप्लेनेंट के ऊपर भी, अक्यूज के ऊपर भी, तो उनको दोनों के पास एक राइट है कि वो अपने किसी कुलीग को साथ को ऑप्ट कर लें जो कि उनके बिहाफ के ऊपर उस चीज को डील कर सके। एडवर्स एक्शन शैल नॉट बी टेकन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और द विटनेसेस। कोई आप उस वक्त कोई उनके खिलाफ एडवर्स एक्शन लेंगे, जो भी पास है वो अल्टीमेटली जब डिसीजन आएगा तब कोई एक्शन होगा। The inquiry committee shall ensure that employer or accused shall in no case create any hostile environment for the complainant so as to pressurize her from freely pursuing her complaint. तो वहां पे एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो कई दफा ऑब्जर्व की गई है, क्रिएट की जाती है। अगर वहां पे कोई बंदा बहुत ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दे, लाउड तरीके से बात करना शुरू कर दे, तो वो अल्टीमेटली वो एक हरासमेंट की फजा बन जाएगी। तो इंक्वायरी कमेटी ने ये भी इंश्योर करना है कि वो एक, जिस तरह नॉर्मल दफ्तर के अंदर एक कंजीनियल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर शोर शराबा नहीं हो रहा, वहां पे गैर जरूरी लोग नहीं हैं, सिर्फ इसी प्रोसीडिंग के लोग हैं, तो इसके लिए जगह का इंतखाब, जैसे इसके शुरू में कहा गया था, किस जगह पे आप कर रहे हैं, किस टाइम एंड प्लेस पे कर रहे हैं, उन सारी चीजों का। मसलन अगर एक कमरा जो है जिसके अंदर से सारे लोगों ने को 100 लोगों के दरमियान से गुजर के आना है, तो वो भी एक डेटरेंट क्रिएट करेगा। तो इसके लिए कोई ऐसी प्लेस का इंतखाब किया जाए जो थोड़ी हटके हो, थोड़ी सी पुरसकून हो, जहां पे दोनों को अपनी बात करने का, इल्जाम लगाने वाले को इल्जाम साबित करने का मौका मिल सके, डिफेंड जिसको जो एक्यूज्ड है उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके, ताकि एटलीस्ट जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका काम एक जज की तरह का काम है। एक जिस तरह आप पीडा के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर देखते हैं, उसका काम है ही वो दे नीड टू बी एज मच एज इम्पार्शियल एज दे कैन बी। The inquiry F में है, shall give its finding in writing by recording reasons thereof. अब वो इंक्वायरी कमेटी ने, जारी बात है, किसी नतीजे पे पहुंचना है तो जो भी नतीजे हैं उसके अंदर अच्छा फैसला वही होता है। और ये अल्टीमेटली मैं क्योंकि बतौर मैजिस्ट्रेट भी काम करता रहा हूं, तो मैं ये आपको गुजारिश कर सकता हूं कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो किसी भी केस के अंदर इख्तियार है या इंसाफ की कुर्सी है, उसके ऊपर वो ट्रायल कोर्ट बैठता है जहां पे वो केस सबसे पहले सुना जाता है, या वो ऐसी इंक्वायरी कमेटी है या पीडा के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर है। क्योंकि उसके बाद जितनी भी चीजें आए, वो उसका काम ये है, उस इस कमेटी का, इसके अंदर 3 लोग हैं कि वो सारी चीजों को बयान करें इन राइटिंग। वो तमाम आर्गूमेंट, यानी जो इल्जाम लगाने वाले ने जो भी इल्जाम लगाया और उसकी जितने भी हकायक बयान किए और जितनों को भी वो सब्सटेंशिएट कर सका या नहीं कर सका वो बयान किए जाएं। उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने अपने डिफेंस में जो जो भी बयानात दिए, जो भी गवाहान आए हैं दोनों साइड से, वो सारे के सारे दर्ज हुए। और उसके बाद उसको
क्रॉस चेक किया गया कि अच्छा भाई अब दोनों में से किसकी बात मुनासिब और ठीक नजर आ रही है, कौन इस क्या ये जो जुर्म है ये साबित होता लग रहा है कि नहीं लग रहा, हुआ है कि नहीं हुआ, बियॉन्ड यानी शेड ऑफ डाउट। उसके अंदर ये भी है कि बिल्कुल आप हंच की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं करते, वो फिर अपील में उड़ जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल जो ठीक लग रहा है, जो हकायक आपके सामने रखे गए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप फैसला करते हैं। और फिर मैनेजमेंट और आगे पूरा प्रोसीजर है। द इंक्वायरी कमेटी शैल सबमिट इट्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 30 days of the initiation of inquiry. If the inquiry committee finds the accused to be guilty, it shall recommend to competent authority for imposing one or more of the finding penalties as applicable. अब यहाँ पर बता दिया कि अब उसने रिकमेंडेशन देनी है, सजा वो अल्टीमेटली नहीं दे रहे, वो रिकमेंड कर रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जिसने उसको सजा देनी है कि क्या। एक तो हो गया कि अच्छा साबित नहीं हुआ तो फिर उसके रीजन लिख दिए, और लेकिन अगर साबित हो गया तो फिर उन्होंने क्या जी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जरूरी नहीं है कि इनमें से एक सजा देनी है, एक से ज्यादा भी दी जा सकती है। मसलन सबसे पहले सेंशोर है, बहुत माइनर था तो चले ये माइनर पेनल्टी है कि जो आपने तनबीह कर दी है, उसको इन राइटिंग कर दी है, रिकॉर्ड में लग गई है। दूसरा है होल्डिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड प्रमोशन और इंक्रीमेंट, तो ये एक फाइनेंशियल और एक सोशल सजा में बदल गई, डिपार्टमेंटल सजा में। स्टॉपेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट एन एफिशिएंसी बार इन टाइम स्केल अदरवाइज देन फॉर फिटनेस टू क्रॉस सच बार, तो वो जो एक टाइम स्केल अपग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट है उसको भी डाल दिया इसके अंदर। रिकवरी ऑफ द कंपनसेशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट फ्रॉम पे और एनी अदर सोर्स ऑफ एक्यूज्ड, वो कंपनसेशन का भी इसके अंदर इख्तियार है कि उसकी तनख्वाह में से काट के इतनी इसको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल सजा आप समझते हैं एक बाकायदा जुडिशियल सजा है। कई दफा जो हम सजा अदालतों में देते हैं तो उसमें होता है कि अच्छा जी ये 50,000 रुपये जुर्माना किया गया और अगर जुर्माना पे नहीं करेंगे तो 1 महीना कैद में जाना पड़ेगा। तो वो जाहिर बात है वो दोनों पनिशमेंट की फॉर्म है, तो ये भी इसके अंदर रखी गई है कि उसको कंपनसेशन भी दिलाई जा सकती है। फिर अगर ये माइनर पेनल्टीज हैं जहां पे आपको लगा कि भी ऑफेंस जो है वो छोटे लेवल का था जो भी हमने पहले देखा, लेकिन मेजर पेनल्टीज में रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, यानी उसको डिमोट कर दिया जाए जिसको आम अल्फाज में, कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए। कंपल्सरी रिटायरमेंट में कम से कम रिटायरमेंट के बेनिफिट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद लेकिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दी जाए, तो यहाँ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दी जाए। अब वो पीडा की वजह से आप रिमूवल और डिसमिसल का फर्क भी समझ रहे हैं कि जी डिसमिसल में तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, रिमूवल में कम से कम उसको मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ मिल जाता है अगर कोई कुलीग बाद में क्लियर करना चाहे। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ अ प्रोफेशनल लाइसेंस, ये भी किया जा सकता है। मसलन वो अगर उसकी बुनियाद के ऊपर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर कोई डॉक्टर है वो इस या कोई किसी और प्रोफेशनल बॉडी का इंजीनियर है वो ऐसी किसी, तो इनकी क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडीज है जहाँ पे इनकी लाइसेंसिंग होती है, टीचर की लाइसेंसिंग की भी एक बात होती है, सिंध में तो काफी उसके ऊपर शायद काम हुआ है, तो वहां पे तो फिर उस बॉडी को भी लिखा जा सकता है कि नहीं भी ये दिस पर्सन इज नॉट फिट टू बी इन दिस प्रोफेशन। टीचिंग अगर वो जिस तरह यहाँ पे कई दफा केसेस आते हैं टूवर्ड्स स्टूडेंट जो है वो उनका अगर ऐसा कोई हरासमेंट का केस आ गया और साबित हो गया तो देन दैट पर्सन जो है उसको कम से कम किसी इदारे में पढ़ाने की इजाजत तो नहीं दी जानी चाहिए। तो फिर अगर ये भी उसका फिर हो जाएगा। अब फिर फाइन भी है, पार्ट ऑफ फाइन कैन बी एज कंपनसेशन फॉर द कंप्लेंट इन केस ऑफ द ऑनर द फाइन शैल बी पेएबल टू द कंप्लेनेंट। अब द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 5 में है शैल इम्पोज द पेनल्टी रिकमेंडेड बाय द इंक्वायरी कमेटी अंडर सबसेक्शन 4 विद इन 1 वीक ऑफ द रिसीव ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द इंक्वायरी कमेटी। तो 1 हफ्ते का टाइम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके ऊपर गौर ख्वास करे और जो पेनल्टी है वो इम्पोज कर दे उसके ऊपर। The inquiry committee shall meet on regular basis and monitor the situation regularly until they are satisfied that their recommendations subject to decision if any of the competent authority and appellate authority have been implemented. इन्होंने मिलते रहना है और उन्होंने यानी इनका काम खत्म नहीं हो गया, वो देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं, ये इख्तियार इंक्वायरी कमेटी के पास है। In case the complainant is in trauma, the organization will arrange for psychosocial counseling or medical treatment or for additional medical leave. तो सारी बात है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उसमें से जो भी गुजरा है उसके लिए उसकी ज़हनी हालत, उसकी नफ्सियाती जो सिचुएशन है, इसको इजी नहीं लिया जा सकता। ये आप पीटीएसडी का आपने सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों, हर बंदे, हर इंसान एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, उसके असरात कुछ लोग बड़े हम कहते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो कोई सेंसिटिव आदमी जो है उसके ऊपर किसी तरफ भी बहुत किसी एक्सट्रीम तक सोच लेता है। यानी आप तो टीचर्स हैं, आप देखते हैं कई दफ़ा हम कई दफ़ा आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपके जी वो इम्तिहान में नाकामी पे भी लोग जो है खुदकुशी कर लेते हैं, तो वो आप जो दूसरा बंदा वो कहता है जी ये कौन सी ऐसी बात थी। तो हर इंसान डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, तो डिफरेंट जो ट्रॉमा है उसके इफेक्ट डिफरेंट होंगे।
तो जो सेंसिटिव है उसके लिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक एपिसोड तो हो गया है, लेकिन कम से कम वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सके। उसके लिए चाहे उसको लीव दे कई दफ़ा उस एनवायरनमेंट से निकाल देना कि अच्छा चलो हम इसको हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पे, महीने की छुट्टी पे भिजवा देते हैं, तो कम से कम इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर होता है बहुत सारी बातें हो रही हैं, अच्छा कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग एक्यूज की साइड पे उसके दोस्त हैं, तो ये एक एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट को इंक्वायरी कमेटी ने भी देखना है। The organization may also offer compensation to the complainant in case of loss of salary or other damages। तो उसको penalize ना किया जाए, उसको सैलरी और सारे damages जो हैं उसको वो पे किए जाए। ये फिर पावर ऑफ इंक्वायरी कमेटी बताई गई है। समन एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, रिकवर द डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्री ऑडियो और वीडियो एविडेंस। उसके पास मोबाइल है, उसके अंदर चीज़ है, तो दे हैव द पावर, इलीगल पावर है, वो कर सकते हैं। टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, अगर कोई चीज़ बयान करना चाहता है, जी मैं होता है जी मैं कसम खा के बयान करता हूँ, मैं हल्फन बयान करता हूँ, तो फिर कहेंगे ठीक है जी एफिडेविट लेके आए, ताकि इसके ऊपर आपकी बात, एफिडेविट का लीगल पेपर के एविडेंस रिकॉर्ड करना उन्होंने, वो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। The inquiry committee shall have the power to inquire into matters of harassment under this act to get the complainant and accused medically examined by an authorized doctor if necessary, and may recommend appropriate penalty against the accused within the meaning of subsection 4 of the section 4। ये मेडिकल साइड पे भी अगर जाना पड़ेगा तो वो भी जाएंगे। The inquiry committee may recommend for appropriate action against the, sorry ये प्रेस हो गया, against the complainant if allegations level against the accused found to be false and made with the malafide intention। अब ये इसके अंदर एक वो जो अमूमन हम कह रहे थे कि इसके अंदर एक वो सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच है, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर बात है इल्जाम गलत भी लग सकता है। तो बयान किया गया प्रोविजन है कि जी वो अम्बर्ड्स पर्सन को अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए अगेंस्ट द कंप्लेनेंट, अगर वो एलिगेशन साबित हो गई कि जी वो एक झूठी एलिगेशन थी, उसके पीछे कोई मैलाफिडी इंटेंशन थी, किसी को प्रमोट नहीं किया गया, किसी की ट्रांसफर कर दी गई, तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर भी ये है और बाकी दुनिया में भी यार, इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको हर तरह की मूवीज, लिटरेचर, इस किसी टॉपिक को भी आप सर्च करें तो आपको एग्जाम्पल आप मिल जाती हैं, सर्च इंजन बहुत फास्ट हैं, तो आपको पूरी दुनिया से लिटरेचर मिल जाएगा कि झूठी भी इल्जाम जाहिर बात लगते हैं। तमाम जो भी किसी चीज़ का इल्ज़ाम हो, तो चाहे वो कत्ल का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, सारे सच्चे नहीं होते, इस तरह ये वाला भी सच नहीं हो सकता। तो इसके लिए बाकायदा एक प्रोविजन रखी गई है कि वो फिर अप्रोप्रिएट एक्शन उनके खिलाफ फिर ओम्बड्समैन लेवल पे ले जाया गया, ताकि वो किसी को बिला वजह भी ना किया जाए। द इंक्वायरी कमेटी कैन इंस्ट्रक्ट टू ट्रीट द प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल। वो इंस्ट्रक्ट कर, जो हमने पहले बयान की थी कि वो कॉन्फिडेंशियल रखे, इसको पब्लिक ना करे, ये वो इख्तियार कर सकती है। फिर ombudsman की प्रोविजन है कि दी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ombudsperson एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। तीनों सारी जगह पे आपने देखा, पंजाब में भी है। अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ombudsman हु हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। द ombudsperson में अब आप देखेंगे इसके पुराने नाम में आप देख रहे हैं इसके अंदर वो जो इसको ब्रैकेट किया गया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पहले हमारी ये जो लिंगो है ना, इसके अंदर भी वो इतना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घुसी हुई है, और अभी तक बहुत सारी जगहों पे है। तो हमारे यहाँ पे ना ombudsman होता है, चेयरमैन होता है, वो हर जगह पे मैन लगाया जाता है। वो आप अभी हमें इस जेंडर सेंसिटिविटी की वजह से ये देखें, लॉ बनाने के बाद ख्याल आया कि हो ये तो हमने ombudsman बना दिया, फिर उसको ombudsperson किया गया, कभी खातून भी हो सकती है। तो ये बहुत डीपली हमारी सदियों से चीजें चली आ रही हैं, तो ये दिनों में और महीनों में, सालों में तब्दील भी नहीं होती। इनको तब्दील होने के लिए भी ये भी आज का लेक्चर भी उसकी एक कड़ी है कि हम उसके बारे में कोई थोड़ी आगाही ले रहे हैं। The ombudsperson may recruit such staff as required to achieve the purposes of this act and finances। ये उनकी प्रोविजन ताकि ombudsman का जो ऑफिस है वो इस्टेब्लिश हो सके। फिर ये कि ombudsman इंक्वायर कैसे कर सकेगा कंप्लेन के अंदर, उसके पास उनका एक इख्तियार है। शैल विद इन 3 days रिसीविंग इशू अ रिटन नोटिस अक्यूज को, फिर उसके बाद शैल सबमिट रिटन डिफेंस टू दी विद इन, सॉरी मैं अगली स्लाइड पे चला गया, मेरा हाथ तो गलत प्लेस है, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। फिर ये वो उसी तरह का प्रोसीजर देखेंगे। फिर 5 days के अंदर जो है उसने डिफेंस देना है, अगर वो नहीं होगा तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीजर, वही आप देखेंगे जो पहले हमने इंक्वायरी कमेटी का देखा था, वही इख्तियारात इधर भी उनके पास भी हैं। और ये क्योंकि ज्यादा वो क्वालिफाइड टू बी अ जज और जज ऑफ द हाई कोर्ट है, तो ये लीगल चीजों को अंसारों से ज्यादा वो बहुत बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद वो इसके रूल्स भी बने हुए, मैंने रूल्स की प्रोविजन नहीं डाली क्योंकि एक्ट की हद तक था, फिर बहुत लंबा हो जाता, उसको फिनिश करना मुमकिन नहीं था। फिर इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, द ombudsperson may require any officer member of organization concerned to furnish any information to produce। फिर वो बुला लेंगे सारों को अदारे से, जिस जिसको भी बुलाने की जरूरत है। फिर ombudsperson जो है उन्होंने भी अपना डिसीजन रिकॉर्ड करना है और दोनों पार्टीज को बताना है।
और फिर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। The ombudsperson shall decide a case on appeal as the case may be within a period of 90 days। इनका टाइम बाउंड कर दिया गया कि 90 डेज के अंदर आप इसको फैसला सुना दें। फिर ombudsperson की पावर है, ये भी आप देखेंगे इंक्वायरी कमेटी जैसी, समनिंग, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, entering any premises for the purpose of making inspection। They shall have more power, same power that High Court has to punish any person for its contempt, ताकि वो प्रोसीडिंग वहां पे कोई शोर शराबा ना हो तो वो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, वहां पे भी कोई जाके मिसबिहेव नहीं कर सकता ombudsman ऑफिस में भी। फिर अपील की प्रोविजन हर लॉ में होती। एनी पार्टी एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन हुम माइनर और मेजर पेनल्टी वाज इम्पोज्ड मे विथड्रॉ मे विद इन 30 days ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन प्रेफर एन अपील टू एन ombudsperson एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। तो जिसके खिलाफ कोई फैसला आ गया तो वो उसके पास इख्तियार है, 30 दिनों के अंदर वो अपील में जा सकता है। ये जो मैंने आपसे पहले बयान किया था बाकी किसी लॉ की तरह। A complainant agreed by the decision of the competent authority may also prefer appeal within 30 days of the decision of the ombudsman। The appellate authority may, on consideration of appeal or any other relevant material, confirm, set aside, vary or modify the decision within 30 days। appeal is made। अभी उनके पास भी इख्तियार है कि उसको कर सकते हैं। वो जो मैंने पहले बयान की थी वो सबसे ज्यादा इख्तियार उस इंक्वायरी कमेटी के पास है। उसने जितनी चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से लीगली कॉमन सेंस के तहत की होंगी, दोनों पार्टीज को पूरा इख्तियार दिया होगा। वो हमारे यहाँ पे एक दफा होता है कि अगर एक दफा ये लग गया शुरू में कि अच्छा भाई लग रहा है कि ये हरासमेंट हुई है, वो आपने कंक्लूड कर लिया उसको अर्ली और आपने उस प्रोसेस को विशिएट कर दिया, उसको पूरा लिखा नहीं, तो आप कोई एक्यूज को फेवर नहीं कर रहे, आप ना ही आपका काम फेवर करना है, आप अल्टीमेटली उसका बुरा ही कर रहे हैं। आपका काम यह है कि आप उसको बिल्कुल जब तक कंक्लूड नहीं हो जाती फैसले से पहले आप इनोसेंट ही तसव्वुर करें कि भी अच्छा पता नहीं साबित नहीं हुआ, इल्जाम लगा है, इसलिए हमको कहते हैं ये एक्यूज्ड है, उसको सजा नहीं मिल गई, वो गिल्टी नहीं हो गया। गिल्टी तो आपके डिसीजन की स्टेज के ऊपर होना। तो आप उसको सुने पूरे का पूरा, एक दफा मौका दें पूरे का पूरा, ताकि पूरा मौका देने के बाद जो बात अयां हो अपने मिलाने तबा की वजह से ना उसके ऊपर करें। अगर आप खातून है और आप उस इंक्वायरी कमेटी में बैठे हैं तो आप खातून है, ये खातून आ गई है तो ये खवातीन के साथ ऐसे ही होता है। वो ऐसी किसी अगर थॉट प्रोसेस में या बंदा आ जाए और बंदा के नहीं नहीं ये तो हमेशा ये झूठे इल्जामात ही लगती हैं, तो वो भी इसके तहत ये इसके अंदर बहुत आपको एक मौका अगर किसी को मिलता है तो एक वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ गए। कितना अमूमी तौर पे हम सारे कहते हैं अच्छा जी फलानी जगह पे इंसाफ नहीं हो रहा, जज नहीं इंसाफ कर रहे, अफसर नहीं इंसाफ कर रहे, तो ये आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे, कम से कम आप खुद करें और उसका तरीकाकार समझें। आगे बढ़ते हैं जी। ताकि representation to president or governor, any person agreed by decision of this may within 30 days make a representation to the president or governor as the case may be, who may pass such order fit, और वो उनके पास फिर इख्तियार है कि वो within 90 days इसके ऊपर फैसला कर सके। ये टुवर्ड्स द एंड एक दूसरी वीडियो है जी, मैं ये आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम Q&A की तरफ चलेंगे जितना टाइम बच गया जी। आज हम बात करेंगे मुलाजिमत की जगहों पर खवातीन के साथ हरासानी की रोकथाम का कानून आखिर है क्या। गिलगित बल्तिस्तान की बाहिम्मत और बासलाहियत खवातीन के लिए एक नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे मुलाजिमत की जगहों पर खवातीन के साथ हरासानी की रोकथाम का कानून आखिर है क्या। गिलगित बल्तिस्तान की बाहिम्मत और बासलाहियत खवातीन के लिए एक नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि वो कैसे। गिलगित बल्तिस्तान में काम की जगहों पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इज्जत को यकीनी बनाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसका नाम है मुलाजिमत की जगहों पर खवातीन के साथ हरासानी की रोकथाम का कानून 2013। ये कानून हमारे दफातर और काम की जगहों को महफूज बनाने की जानिब एक अहम कदम है। चलिए समझते हैं ये कानून है क्या, लेकिन उससे पहले हैरेसमेंट या हरासानी को समझना जरूरी है। हरासानी का मतलब है किसी भी नापसंदीदा जिनसी नौयत की पेशकदमी, जिसमें शामिल है जिनसी तबसरे, इशारे, तस्वीर या मवाद की नुमाइश, जिनसी मकासद या बदले के लिए धमकी देना। हरासानी में वो तमाम रवैये शामिल हैं जो किसी फर्द की जिनसी सालिमियत को पामाल करते हैं, चाहे वो जिस्मानी राब्ते की शक्ल में हो या नजरों की जुबान में या अल्फाज के जरिए। साथ में किसी भी किस्म के जिनसी बर्तरी का इजहार, जैसे कि जिन्स से मुतालिक नाजेबा मजाक, किसी की शक्ल सूरत या जिस्मानी खसूसियात के लिए नामुनासिब हवाले जो कि नफ्सियाती हरासानी का बाइस बन सकते हैं, सख्ती से मना है, क्योंकि ये भी
हरासानी की एक शक्ल है और ये हमारी माशरती और इखलाकी मय्यार के भी खिलाफ हैं। ये कानून वर्क प्लेस यानी हर काम की जगहों पर लागू होता है। हर किस्म के इदारे, चाहे वो हुकूमती हो, निजी, फैक्ट्रियाँ, बैंक, अदालतें, तालीमी इदारे, तरबियती मराकज़, सेहत के मराकज़ और हर वो जगह जहाँ मेहनत कशी जारी हो, इन सब को ये कानून वर्क प्लेस के तौर पर मुतारिफ करवाता है। आइए जानते हैं कि इस कानून के तहत इदारों की क्या जिम्मेदारियां हैं। तमाम इदारों के लिए ये लाजिम है कि वो अपने मुलाजमीन को इस कानून के बारे में आगाह करें, एक कोड ऑफ कंडक्ट तश्कील दे जो हरासानी से बचाव के उसूलों को वाज़ा करें और एक मुअस्सर शिकायती तरीक़ाकार को फ़ाल करें। हर इदारे की जिम्मेदारी है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी बाइख्तियार अहदेदार का इंतखाब करें और इंक्वायरी कमेटी बनाएं जिसमें कम से कम एक खातून रुकन हो। ये कमेटी हरासानी की शिकायत की संजीदा तहक़ीक़ात करेगी। देखिए, ये कानून सिर्फ कागज़ों पर मौजूद अल्फाज नहीं है, ये एक वादा है, एक यकीन दहानी है कि हरासानी करने की जुर्रत करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। भारी जुर्माने से लेकर मुअत्तली या फिर मुकम्मल बरतरफी तक ये सजाएं हरासानी के मुजरिमों पर लग सकती है। हमारे काम की जगहों पर इज्जत वक़ार और बराबरी की फिजा को बरकरार रखना इस कानून का मकसद है। जब कानून हरकत में आता है तो हरासा करने वालों के लिए कोई पनाह नहीं होती। तमाम इदारों में हरासानी के जुर्म के लिए कानूनी सजाएं वाज़ा की गई हैं। मामूली खिलाफ वर्जी करने पर सजा के तौर पर इसकी तरक्की में रुकावट या तनख्वाह में इजाफे को वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है। तनख्वाह की बढ़ोतरी को ठहरा देने से लेकर मुतासरा शख्स को मुआवजा दिलवाने तक हरासानी के अमाल के नताइज हैं। अगर बात संगीन हो तो सजाएं भी शदीद होती हैं। हरासानी के जुर्म करने पर किसी को कमतर ओहदे पर लाना, जबरी रिटायरमेंट देना या मुलाजमत से बरतरफी जैसी सजाएं भी दी जा सकती हैं। इस सूरत में मुजरिम से जुर्माना वसूल किया जा सकता है जो कि मुतासर शख्स को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। अगर आप या आपके किसी साथी को हरासानी का सामना हो तो फौरी तौर पर अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी से राब्ता करें। इंक्वायरी कमेटी को अपनी तहकीकात के आगाज होने के 30 दिन के अंदर अपनी तहकीकात की तफसीलात और सिफारिशात ऑम्बड्सपर्सन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश करना होगा। दोनों फरीक में से कोई भी कमेटी की सिफारिशात और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी बाइख्तियार ओहदेदार के फैसले से मुत्तफिक ना हो तो वो ऑम्बड्सपर्सन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 30 दिनों के अंदर तहरीरी शक्ल में अपील दायर कर सकते हैं। तमाम इदारों की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर शिकायत कुंदा किसी सदमे का शिकार है तो इसके लिए नफ्सियाती मुशावरात और ज़रूरी तिब्बी मदद का इंतज़ाम भी किया जाए। हरासानी न सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरे माहौल को मुतासिर करती है। ये कानून इस बात की जमानत देता है कि काम की जगह पर एक इज्जत और एहतराम का माहौल हो जहां खवातीन बगैर किसी खौफ के अपने महारतों का इजहार कर सके। इस कानून का सही अमल दरामद न सिर्फ कानूनी ज़रूरत है बल्कि ये हमारी मुआशरती और इखलाकी जिम्मेदारी भी है। याद रखें कि हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल बनाना है जहां वो बिला खौफ व खतर अपनी पेशावाराना सलाहियतों को बरोकार ला सके। इस कानून का मकसद है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर काम की जगह पर औरतों और मर्दों को एक महफूज और बावकार माहौल मुयस्सर हो। आइए हम सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को एक महफूज, बाइज्जत और मसावी काम की जगह बनाएं जहां हर औरत और मर्द अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम कर सके और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने ये सारी बात सुनी। अब आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, Q&A की तरफ बढ़ सकते हैं जी। काइंडली कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पार्टिसिपेंट आप अपना हैंड रेज करें। आसिफ जवेद साहब का कुछ हाथ खड़ा नजर आ रहा है जी। मोहम्मद फैसल, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका माइक अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इंक्वायरी कमेटीज बन जाती हैं, आपने इनके प्रोसीजर ऑफ वर्क की बात की, इम्प्लीमेंटेशन की बात की, लेकिन
अखबारों के ज़रिए से वो बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि ये इंक्वायरी कमेटीज़ 2-2 साल तक, 3-3 साल तक फैसले नहीं कर पाती या फैसले सादर नहीं करती। इसमें हमारा एक गवर्नमेंट एमयू कॉलेज लाहौर का भी केस है जिसमें प्रोफ़ेसर साहब जो है ना वो खुदकुशी कर गए थे। तो क्या फिर उस सूरत में इंक्वायरी कमेटी के ऊपर भी कोई पेनल्टी की सिफ़ारिशात अभी तक सामने आई हैं? या उसके ऊपर जी गवर्नमेंट कोई जी लाया जी अमल या इस कानून के अंदर तरमीम करने की कोई सोच रही है? जी थैंक यू। मैं गुजारिश करता हूँ जी। उसमें आपने देखा कि इसके अंदर एक पूरा अपील का मैकेनिज्म है, और ये अनफॉर्चुनेटली ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है। जिस जगह पे भी कोई कमेटी या कोर्ट हो तो कई दफा वो चीज बहुत एक अनरीजनेबल पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाती है, और वो भी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, एक्यूज्ड के लिए भी है, और वो जिसके ऊपर जिसने इल्जाम लगाया, दोनों सूरतों में, क्योंकि ये तो बाद में साबित होना है कौन ठीक या गलत था। तो उसमें लीगल तरीकाकारी होता है कि जो एपेलेंट फोरम है ना, जहां पे अल्टीमेटली आपका फैसला जाना है अपील के अंदर, आप उस फोरम को रुजू करते हैं लीगली कि जी ये मेरा केस यहाँ पे पेंडिंग है, और ये इसका फैसला नहीं सादर किया जा रहा, और मैं सारा सबूत दे चुका हूँ, सारी बात कर चुका हूँ। तो इनको फिर होता यह है कि ऐसे किसी फोरम से उनको बकायदा डायरेक्शन आ जाती है कि जी आप अपनी प्रोसीडिंग को, और क्योंकि उनका रोज का काम होता है, यानी वो फिर उनको बकायदा डायरेक्शन देते हैं कि जी आप विद इन 30 डेज या 15 डेज ये केस हो गया, अब इसको कंक्लूड करके इसका इन राइटिंग फैसला करें। तो इसमें हमेशा बेहतर एक लीगल अप्रोच रहती है कि आपने अपने तय कोशिश कर ली, तो आप उसके बाद उनको उस जो उसके ऊपर जो एक एपेलेंट फोरम है वहां से डायरेक्शन ले आए, ताकि वो गैर मुइना मुद्दत के लिए वहां पे एक चीज जो है वो फंसी ना रह जाए। जी नेक्स्ट जिनका क्वेश्चन हो जी। वैसे अहमद, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी जो है हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें वो अभी जो बात हुई कि चीज़ें जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या एक्ट खुद जब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वुमेन का जिक्र है? क्या मर्द हैरस नहीं होते? और हमारे एक साहब ने जो है वो एक खतून को कहा कि आप जो है टाइम पे आया करें, तो उन्होंने जो है वो कंप्लेन कर दी इस बारे में। तो मेरे ख्याल जी से कुछ ये थोड़ा अनजस्टिफाइड नहीं है? जी मैं गुजारिश करता हूँ, देखें वो मैंने इसलिए जिक्र किया था, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा थी, मैंने बहुत सुना है। यानी वो इसके लिए जो हमने यूएन की वुमेन देखी ना, यूएन वुमेन वाली जो वीडियो देखी स्टार्ट के अंदर, उसमें भी आप देखा कि ऐसे जितने भी लॉज हैं ना, वो सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच के तहत होते हैं, और वो सर्वाइवर अमूमी तौर हरासमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे उसकी जो, अगर आपने जो बात की है वो एक्सेप्शन की है। नॉर्म्स के अंदर ये है कि ये ज्यादा केसेस जो अगर आप डेटा भी निकाल के देखेंगे तो वो मेल हरासमेंट होगी टुवर्ड्स फीमेल। मैंने इस वजह से वो थर्ड जेंडर का भी जिक्र किया था। इसके अंदर आपने देखा एक प्रोविजन ऐसी है, एग्जिस्ट करती है, जो हर लॉ के अंदर होती है कि हर इल्जाम को सच्चा नहीं समझा जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर जो मेल कुलीग है अगर वो ये हरासमेंट अलेज करना दे तो कोई उसके में पाबंदी तो मुझे नजर नहीं आई जी। अगर आपको कोई नजर आई है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको देखूंगा भी और पढ़ूंगा भी। लेकिन कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हरासमेंट दोनों साइड से मेरे ख्याल के अंदर वो अलेज की जा सकती है। कोई पाबंदी मैं, हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ। जी अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो जरूर करें, नहीं तो हम उसको नए सवाल पे जा सकते हैं। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया वैसा। जी अली और कोई हमारे अली साले साहब शायद नजर आ रहे हैं, एक हाथ खड़ा हुआ है। मैडम मॉडरेट कीजिएगा, अभी दो तीन क्वेश्चन है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब का हैंड रेज नजर आ रहा है, अली साले अहमद साहब का हैंड रेज नजर आ रहा है। आपके अगर स्पीकर ओपन है तो अली साहब आप बात कर सकते हैं।
अच्छा, उनको आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आप ऑडिबल है। एक टेक्निकल इशू था, अभी हम दोबारा रिज्यूम करते हैं सेशन। जी, अब आपकी आवाज आ रही है मैडम। अली साहब, वो मैडम ने बताया है वो। अच्छा, हम आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैडम आपने कुछ कहा था, समझ नहीं आई मुकम्मल। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी, डॉक्टर साहब का हैंड रेज है, अगर माइक उनको अलाउड है? अलाउड कर दिया उनका माइक। जी, उनका अस्सलाम अलाउड है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया मौका देने का सर। साइंस कॉलेज से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अहमद। सर, बात ये पूछना थी कि कई जगहों पे तो मजबूरी होती है कि बंदा, यानी कई जगह मेल फीमेल, कई ऐसी सिचुएशन हमारे कॉलेजेस में अभी पैदा की जा रही हैं, जैसे हालांकि कहा यह जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। ये कवानीन, इतनी अदालतें, इतनी तहकीकात में जाना बहुत एक लेंथी प्रोसेस और बहुत कौम का पैसा भी ज़ाया होता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी अगर कम कर दी जाए, जैसे मेल कॉलेजेस में फीमेल को भेजा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज राइज होंगे और बाद में इनका सलूशन किया जाएगा, तो क्यों नहीं इस पॉलिसी को अपना लिया जाता? जैसे बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि आज गवर्नमेंट की हो या दूसरी, मेल फीमेल वाशरूम अलहदा होते हैं। इसका मतलब है हमारे यहाँ अलहदगी का एक तस्वर मौजूद है आज भी, और इसी तस्वर से हमारे कॉलेजेस अलहदा-अलहदा बने हैं मेल फीमेल। तो आज क्यों इनको एक यकजा किया जा रहा है कि नए बहुत सारे इश्यूज उठे और इनके हल में हम लगे रहें लावजह? अगर इसकी जानब कोई रहनुमाई कर सकें। जी, डॉक्टर साहब, इसका एक काफी मुनासिब सा जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं क्योंकि आज लॉ पढ़ा रहा हूं, तो मैं ज्यूरिसडिक्शन की वजह से ना वो जवाब नहीं देना चाहूंगा। वो क्योंकि वो फिर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ ही हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ये समझ लें, मैं इसको ऐसे वो नहीं होता, वो क्रिकेट में आपने सुना होगा, वो कई दफा बैटर को कहा जाता है वेल लेफ्ट। तो आप मुझे वेल लेफ्ट करने की इजाजत दे दें। वैसे किसी और मुलाकात के मौके पे मैं बिल्कुल इसका बिल्कुल एक मुनासिब सा जवाब आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लॉ से रिलेटेड नहीं है। सलीमुल्लाह साकिब, आप प्लीज क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सलीमुल्लाह साकिब कसूर से, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर। सर, एक तो सर, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि जो को एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, या अगर उसकी प्रेमिसेस के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो वो इंस्टीट्यूट उसको तो डील करने के पाबंद है। अगर उन प्रेमिसेस के बाहर या किसी जगह पे फर्ज करे रिक्शे को कोई फॉलो कर रहा है और पेरेंट्स कहते हैं जी फलां बंदा था, हमारी बच्ची जा रही थी, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट करे। इंस्टीट्यूट उसमें कहता है कि जी आप प्रेमिसेस के बाहर हैं, इसलिए आप खुद देखें। तो वो एक सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया पर्सन्स के ज़रिए उसको प्रेशराइज़ करते हैं, जी कॉलेज ये नहीं कर रहा, जी कॉलेज ने इसको सीरियस नहीं लिया, जी ये अपनी बच्ची हैं उनका ध्यान नहीं करते, या ये, तो उसपे क्या स्टैंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है सर? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। ये हमें ना ये तमाम हम खास तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो ये वो फंडामेंटली ये ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन है जी। तो कहाँ कहाँ पे आपने ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करनी है, तो वो ये क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ के अंदर आप देखें कि कहीं किसी जगह के ऊपर वो डेफिनेशन के अंदर ये कवर है कि जी यहाँ पे वो ये हमारे इस लॉ का आप देखेंगे तो एक पूरा नाम जो है वो ही इस चीज को क्लियर कर रहा है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट। तो ये जो एट द वर्क प्लेस की बात हो रही है, जहां पे वो काम कर रहे हैं, तो वो जो, और इसलिए वहां पे दूसरी प्रोविजन भी मैंने आपकी तवज्जो दिलाने के लिए इसमें रखी थी कि वो जो बाकी किसी लॉ के ऊपर कोई इस लॉ ने पाबंदी नहीं लगा दी। हाँ, लोग क्या करते हैं कि वो अपने उनका होता है ये कि अच्छा ठीक है, भाई ये इदारे में क्योंकि है और इदारे से आप उसके ऊपर
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। जो आपने जिक्र किया ना कि जी को एजुकेशन का इदारा है, कोई कॉलेज का जो तालिब इल्म है वो कॉलेज ही की किसी तालबा को वो तंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो कंप्लेन आपके पास ले के आते हैं तो आपने इस एक्ट के तहत तो नहीं, लेकिन जो कॉलेज का ओवरऑल डिसिप्लिन का प्रोसीजर है उसके तहत उस बच्चे को ये वार्न किया जा सकता है वो, और उसके अंदर मुझे फिर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आप किस पॉलिसी के तहत उसको डील करते हैं। लेकिन लीगली इसके अंदर मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो कवर नहीं होगा, और कोई एक्शन जो वर्क प्लेस से बाहर हो रहा है वो उसकी आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। यानी वो कई दफा एक ऐसे ही खुदा ना खास्ता अगर ये मामला जो है ये जो हरासमेंट वाला है अगर ये किसी जुल्म ज्यादती में बदल जाता है, यानी वो देखें अगर वो रेप में कन्वर्ज हो जाता है तो फिर उसके ऊपर फिर वो ये इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन वो पीपीसी के तहत कार्रवाई होगी और वो तो कहता है बहुत हीनियस क्राइम बन जाएगा। तो इस वजह से ये जुरिस्डिक्शन का ख्याल रखना ठीक है। और मैं आपकी जो इम्प्लीकेशन में इसके अंदर मैं इम्प्लाइड जो बात है मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि वो जुरिस्डिक्शन की वजह से हरासमेंट एक्ट के तहत वो कवर नहीं होगा। वो जो आपके नॉर्मल आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर जो जिस पॉलिसी का इनकाद करते हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उसमें अगर वो कवर है तो वो होगा जी। अच्छा सर, अगर मेल में से जो फॉलो कर रहा है वो स्टूडेंट ही नहीं है हमारा, लेकिन फीमेल हमारी जो जिसको फॉलो कर रहा है, तो फिर तो हमारा बिल्कुल भी उससे कोई किसी हवाले से बनता ही नहीं है। नहीं जी नहीं, अगर तो वो कोई थर्ड पर्सन है तो बिल्कुल नहीं। आप वो उसके लिए वैसे एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे यहाँ पे नोटेबल्स लोग होते हैं वो एक तवज्जो करते हैं कि यार वो एक इस तरह से इशू बन जाता है कि जी अगर स्कूल आने वाली बच्चियों के ऊपर इस किस्म से जो इलाके के औबाश लोग हैं वो इस किस्म की उनको ईजा पहुंचाएंगे, वो तकलीफ से गुजरेंगी, तो वो बच्चियों की ओवरऑल एजुकेशन का इशू आएगा। तो उसको इनडायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है क्योंकि उस्ताद बहरहाल माशरे में एक इज्जत रखते हैं, वो अपने रीजनेबल जो चैनल हैं उनके जरिए वो एक बात वहां पे कर सकते हैं। चैनल से मुराद मेरी ये है कि मे बी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली जाए और जो नोटेबल्स हैं कोई इमाम मस्जिद है, ऐसे इन लोगों के साथ के जी जो कि यार हमने अपने क्योंकि इस इदारे के में बच्चियां पढ़ने आती हैं तो यहाँ पे रास्ते में अगर वो बाश लोग खड़े होंगे, आज एक ही बच्ची को छोड़ रहे हैं कल को कोई और वाकया हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव एक सोशल किस्म का मैयर लिया जाता है। जिस तरह स्कूल के अंदर वो स्कूल काउंसिल्स बनी होती हैं, आई डोंट नो कॉलेज की लेवल पे तो शायद नहीं है, तो वो इस किस्म के मीन्स की तरफ तो जाया जा सकता है। ये हरासमेंट एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। और कुछ हाथ खड़े नजर आ रहे हैं जी। सलीमुल्लाह साकिब साहब का है और आमिर इसहाक साहब का है जी। सैयद मोहम्मद मुर्तजा, आप क्वेश्चन पूछें प्लीज। सैयद मोहम्मद मुर्तजा, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? किसी और को फ्लोर दे दें मैडम, वो शायद बिजी हूँ। आमिर इसहाक, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर इसहाक फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सैलडन गुजरांवाला से। अच्छा सर, मेरा ना क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू था, आज 2-3 दफ़ा मैं ऑन ऑफ मतलब इन आउट हुआ हूँ, तो उसमें कुछ शायद पॉइंट्स मैंने मिस किए हों, आपने बता दिया हो, लेकिन काइंडली थोड़ा सा दोबारा से अगर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, जो अक्सर ही मेरे माइंड में आता है इस हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से, कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है अगर वो साबित नहीं कर सका और किसी भी जो है वो उसने खलिश में इस तरह से कोई काम किया था या कोई भी इल्ज़ाम, तो उसके लिए कोई पेनल्टी है या नहीं है, या उसका कोई कि मतलब उसको कोई इस तरह का सबक सिखाने के लिए कि आपने क्यों गलत इल्ज़ाम लगाया? तो इस हवाले से सर थोड़ी-सी बस मुझे एक गाइडलाइन जी चाहिए कि उसके लिए क्या है? थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच। जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपने वो बिल्कुल ठीक आपने ऑब्जर्व किया, हमने उस सेक्शन का जिक्र किया था। वो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, ये प्रेजेंटेशन की कॉपी तो व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे, वो मुझे अभी प्रिंट में मिल नहीं पा रहा। वो एक प्रिसाइज सेक्शन है जिसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर इल्ज़ाम साबित नहीं होता, हाँ जी मिल गया मुझे, ये सेक्शन 5 है और इसका सब सेक्शन 3 है। The inquiry committee may recommend to ombudsperson for appropriate action against the complainant if allegations level against the accused found to be false and made with mala fide intention। अब इसके दो इंग्रेडिएंट हैं। एक ये है कि भाई उसने इल्जाम जो लगाया था वो झूठा साबित हुआ, और दूसरा जो आपने कहा कि जी जो आपने वही वाली बात की कि जी उसके पीछे कोई मेलाफिडी भी थी,
कोई बुरी सोच थी। एक ये भी हो सकता है कभी किसी बंदे को एक उसको अंदाजा ही नहीं था कि भी ये वाली चीज जो है वो हरासमेंट में फॉल ही नहीं करती, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन एक है कि उसके पीछे मेलाफाइडी इंटेंशन भी थी, कोई ना कोई सब्सटेंशिएट कर देता है जो अक्यूज है कि देखें जी मैंने, जैसे आपने बयान किया कि जी इसने तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, कोई ऐसा कर दिया, उसके ऊपर इल्जाम लग गया, और ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। तो उसके बकायदा सेक्शन की प्रोविजन अवेलेबल है। अमूमी तौर पे प्रैक्टिस वाली सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन लॉ के अंदर ये बिल्कुल प्रोविजन अवेलेबल है। और जो लोग जरा लॉ नोइंग किस्म के हैं वो ऐसी किसी सूरत में वो कहते हैं प्रोसिक्यूट टू द फुल एक्सटेंट ऑफ लॉ, तो वो फिर कहते हैं जी हम इसको अंजाम तक पहुंचा के आएंगे क्योंकि गलत इल्जाम लगा है, मेलाफिडी भी है, तो वो फिर बकायदा उल्टा स्क्रिप्चर भी पास करवाते हैं। होता है, बहुत सारी एग्जांपल्स अवेलेबल है। जी नेक्स्ट कोई सर कोई क्वेश्चन? और जी क्वेश्चंस? सर कोई और हैंड रेज नहीं है, कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो हम रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आप सारे असातिज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई होप कि हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से लर्न कर पाए। आज ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सोशल और एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि जिसके ऊपर हमेशा एक लर्न करने की ज़रूरत रहती है, नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। आप कौम के ममार हैं। अगर मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बहुत अच्छे टीचर्स की वजह से बैठा हूँ। मैं आई हैव बीन अ थॉरली नालायक स्टूडेंट, जो आपकी दफ्तरों में बिल्कुल जो आपके स्कूल कॉलेजेस में जो बैक बेंचर होते हैं ना, तो मैं वो वाला थॉरली बैक बेंचर रहा हूँ थ्रू आउट माई एजुकेशनल कैरियर। ये बस कुछ बहुत लेटर स्टेज के ऊपर कोई बाई कंपल्शन मैं पढ़ने लिखने की तरफ मजबूर हुआ। मैं हमेशा ये जरूर बयान करता हूँ कि वो जो इवन जो आपके दफ्तर में बैक बेंचर है, अल्लाह ताला उसको भी कभी मौका कामयाबी का दे देता है। तो आपकी आपकी तवज्जो लाइक स्टूडेंट्स पे तो होती है, जो मेरे जैसे नालायक है, मेरी रिक्वेस्ट होगी उनके ऊपर भी जरूर तवज्जो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन।